है, जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई। फिलहाल बबलू साह को समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में है। एसडीओ और एएसपी ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से किस माध्यम से मंगाई गई। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार आखिर क्यों कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अरविंद शाह जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपना घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना को सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है और जो प्रदर्श है वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। इस शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और इनको कहना है कि थोड़ा आँख की रोशनी कम हुई है, तो उसका भी जांच किया जाएगा। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता समस्तीपुर से मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस की तरफ से अब तक सामने आ पाई है? जी, पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है और बबलू शाह जो शराब पीने के बाद बीमार हुए थे, उन्हें परिजनों के द्वारा घर लाया गया और शाम में बबलू शाह को लेकर दिल्ली एम्स में इलाज के लिए निकलेंगे। उनकी आंख की रोशनी में खुद वहां पहुंचा था और देखा, उनसे बात किया तो उनके द्वारा बताया गया वहां से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। हालांकि उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है और इस मामले में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया था, जिससे उन्होंने शराब खरीदा था और कैटरा पैक उनके द्वारा लिया गया था और 2 जो डब्बा था शराब का वो पुलिस को भी दिया गया है। और मुकेश, क्या शराब की खरीदारी समस्तीपुर जिले में ही की गई थी? ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन समस्तीपुर में ही किया गया था या फिर किसी अन्य जिले से शराब मंगवाई गई थी? जिनसे बबलू शाह ने 1 जनवरी के पिता के साथ पार्टी के लिए शराब ली थी, वो उनके पड़ोसी ही है और उनके रिश्तेदार ही लगते हैं जिनके से वो शराब ली थी। उन्होंने बताया कि वो कभी कभार शराब पीते थे और उसी से लेकर के शराब लेते थे और इस बार भी शराब ली और उसी शराब के कारण इनकी तबीयत बिगड़ी। पहले पिता की तबीयत बिगड़ी और पिता की मौत 3 जनवरी को हो गई, जिसके बाद उनका दाह संस्कार कर दिया गया और उसके बाद इनका इलाज चल रहा है और आज शाम में परिवार के लोग उन्हें लेकर दिल्ली एम्स के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें कि आखिर इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई आगे की जा रही है। बढ़ते आगे, नए साल में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। 2 दिन में सोमवार और शुक्रवार को अधिकारियों को जरूरी रूप से, अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में रहकर लोगों की समस्याओं को सुनना होगा, उनका समाधान करना होगा और इसकी शुरुआत 19 जनवरी से कर दी जाएगी। ये जनता दरबार पंचायत से लेकर सचिवालय स्तर तक आयोजित की जाएगी।
जहां फरियादी अपनी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। सचिवालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में व्यवस्था बदलने जा रही है। 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जो है अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनेंगे और इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि नई व्यवस्था के तहत 19 से बिहार में जो है वो नई व्यवस्था लागू होगी और सोमवार और शुक्रवार को जो अधिकारी हैं सभी विभाग के वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और सप्ताह में ये 2 दिन जो है वो जनता से सीधा जो है मुखातिब होना है और ये व्यवस्था जो है पंचायत से लेकर के सचिवालय तक लागू होगा और इन 2 दिनों में सोमवार और शुक्रवार को तमाम जो समस्याएं हैं लोगों की उसे सुना जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और पोस्ट के जरिए ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नई व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी होगी और इस संबंध में सभी अफसरों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सभी अधिकारी संबंधित विभाग के जो है वो अपने अपने कार्यालय में मौजूद होंगे, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी और जो शीर्ष अधिकारी हैं वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे। पंचायत स्तर पर जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निष्पादन जल्द हो ये भी प्रयास किया जाएगा। और बताते चलें कि अगर आप जो है अपने सुझाव देना चाहते हैं शीर्ष अधिकारियों को, विभागों को या मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो इसके बेहतर जो है विकल्प भी दिए गए हैं और इसके लिए सीधे तौर पे कहा जाए तो मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस संबंध में आप जो हैं वो 10 जनवरी तक 4 देशरत्न मार्ग स्थित सीएम सचिवालय को दे सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के जरिए जो है वो अपनी बातों को रख सकते हैं और ईमेल आईडी जो है वो cm secretariat@bih.gov.in है। इस पर आप अपने ईमेल के जरिए जो है सुझाव दे सकते हैं। QR कोड भी जारी किया गया है इसके लिए। बिहार सरकार जो है वो सिर्फ विकास पर ही फोकस नहीं कर रही बल्कि लोगों को की जो समस्या है वो भी दूर हो, लोग जो हैं वो अपने जो परेशानी है उससे उबर सके, उस तकलीफ को सरकार स्तर पर दूर किया जाए और इसके लिए ये व्यवस्था में बदलाव जो है वो किया गया है। सोमवार और शुक्रवार को जो अधिकारी हैं वो बैठेंगे जनता दरबार में और लोगों की जो समस्या है उसका निष्पादन करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा की समीक्षा करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी खरमास के बाद यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी की यात्रा को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि हमारे नेता तो अपने काम की समीक्षा करने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, आप किस बात के लिए यात्रा कर रहे हैं? जो पाप आपके माता पिता ने किया है क्या उसके लिए यात्रा पर निकलेंगे, या जो जमीन आपके माता पिता ने गलत तरीके से अर्जित की है उसकी रसीद कटवाने के लिए आप यात्रा पर जा रहे हैं? जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। उनके भतीजे जो है राजनीतिक भतीजा तेजस्वी भी यात्रा पर निकलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या यात्रा का फलाफल रहता है, प्रगति यात्रा की समीक्षा करेंगे, राज्य के अंदर में जो विभिन्न योजनाओं पर क्रियान्वयन हो रहा है उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले और यात्रा पूरा कर ले, ये तो दुनिया का 9वां आश्चर्य है। ऐसा क्या है लगता है आपको? नहीं, किसकी गाड़ी, यह भी सवाल है। किसकी गाड़ी, कौन सवारी, कौन कौन साथ में जा रहा है और साथ ही साथ किस बात की यात्रा है। सिरिंज से जो खून खींच लिया गया, राजनीति का खून, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को उनको संतावना देने की यात्रा, कि मां पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का रसीद कटवाने की यात्रा। एक तंज भी है कि आखिर यात्रा जो है वो किस लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपने कामों की समीक्षा करने के लिए यात्रा करते हैं, तेजस्वी की यात्रा का कोई मोल नहीं, ये कहना है नीरज कुमार का। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, एक दुखद खबर है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया है। ये दुखद घटना न्यूयॉर्क में हुई है, जहां स्कीइंग के दौरान हुए एक हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस हादसे के बाद से परिवार गहरे शोक में है। बेटे के निधन की पुष्टि खुद अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है। उन्होंने एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि आज मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है। उनके संदेश के बाद उद्योग जगत और देश भर से शोक संवेदनाएं आने लगी है।
बताया जा रहा है कि अग्निवेश अग्रवाल स्कीइंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाजत रखा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। अग्निवेश अग्रवाल के निधन की खबर से कारोबारी जगत में शोक की लहर है। कई उद्योगपति, नेता और गणमान्य लोगों ने अनिल अग्रवाल और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो बेटे के निधन पर यह भावुक पोस्ट एक पिता ने लिखा है, जिस पर सभी नेता, उद्योगपति, कई गणमान्य लोगों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके प्रति भावपूर्ण उनके निधन पर पोस्ट भी साझा किए हैं और उन्हें शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। देखिए, अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन हुआ है और इस पर पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर दुख जताया है, परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एक पोस्ट उन्होंने भी लिखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने संवेदना जताई है। जिस बात की चर्चा अभी हम कर रहे थे कि कई गणमान्य लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और इसी में पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। बढ़ते आगे, एक टिकट पर दो खेल तो आपने खूब सुना होगा, पर एक सर्टिफिकेट पर दो लोगों को नौकरी, ये बिहार में ही संभव है। जी हां, सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद की कुर्सी पर बैठी संगीता कुमारी यादव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। आरोप है कि नेपाल की रहने वाली इस महिला ने पहचान बदली, पता बदला, जन्मतिथि बदली, दस्तावेज बदले और फिर बिहार में शिक्षिका बन गई। उसके बाद सीधे नगर परिषद की चेयरमैन। अब जब परतें खुल रही है तो सवाल सिर्फ एक महिला पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता और जन स्वराज के नेता अनिल कुमार सिंह ने किया है। इतना ही नहीं, संगीता पर यह आरोप लगे हैं कि उसने जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने पति को ही पिता का नाम दे दिया। पिछले साल हुए एसआईआर में जब वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकी तो वोटर लिस्ट से उसका नाम कट गया। इन सारे आरोपों के बाद संगीता यादव ने भी आरटीआई कार्यकर्ताओं को चुनौती दी है और कोर्ट में जाने तक की चुनौती दे डाली है। विदेशी नागरिक है, नेपाल की रहने वाली है, वह बिहार में भारत में आकर के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त किए बिना गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम ढुका करके वह पहले बिहार आती है और वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी करती है गलत ढंग से दूसरे के नाम पर। बाद में जब 7 साल नौकरी करने के बाद उसको मन होता है कि हम नगर परिषद का चेयरमैन बने, तो वह त्रिवेणीगंज नगर परिषद की पहला मुख्य पार्षद बन जाती है। और दुर्भाग्य है, जब इस मामले का हमने खोजबीन किया, पता तो तब चला जब विशेष गहन प्रोडक्शन भारत निर्वाचन आयोग की दिशा पर चला गया और 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम नहीं था मतदाता सूची में, चूंकि इनके माता पिता भी नेपाल के रहने वाली है, इनका नाम नहीं था, इसलिए जब इनसे मांग किया गया कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं, आप प्रमाण दीजिए, तो ये संगीता कुमारी यादव भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दे सकी और उसके बाद इसका नाम डिलीट कर दिया गया मतदाता सूची से। विधानसभा में ये मत भी नहीं गिरा सके। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है अनिल सिंह के द्वारा, वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो न्यायालय जा सकते हैं और मुझे न्यायालय का रिजल्ट पे पूरा भरोसा है। जी, आरोप लगा है जो फर्जरी का कर आप नौकरी भी 7 साल किए हुए हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं एक ही वर्ड में बोली हूँ कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है। और देखिए, सिवान की सड़कों पर इन दिनों यमराज के रूप में एक व्यक्ति घूम रहा है। शहर में घूम घूम कर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहा है, तो वहीं बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को रोक रहा है, उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहा है। हेलमेट नहीं पहनना है लोग, उनको मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे सुरक्षा के लिए उनका यति कर रहे हैं लोग, जागरूकता कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो उनको हम साथ में आए हैं ले जाने के लिए।
और देखिए, बिहार में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड में पूरा बिहार ठिठुर रहा है। घने कोहरे की चादर से पूरा बिहार लिपटा हुआ है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर ठंड का रिकॉर्ड तक टूट गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बिहार में अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए आप ठंड से बच कर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा जरूर करें। कड़ाके की ठंड में पूरा बिहार इस वक्त ठिठुर रहा है। कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिलेवार तरीके से अगर बात करें तो अररिया में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जानवर भी बेहद परेशान हैं। शहर के चांदनी चौक पर पशु भी अलाव में खुद को गर्म करते हुए नजर आए। उन्हें भी अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तस्वीर अररिया शहर के चांदनी चौक की और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं और हम करीब 11 बजे हैं और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंसान के अलावा जो पशु हैं उन्हें भी अलाव की कैसी ज़रूरत होती है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इंसान के साथ साथ जो पशु हैं वो भी अलाव का सहारा ले रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है जिले में फ्लैक्चुएट कर रहा है। समझा जा सकता है कि नेपाल के सीमावर्ती से अररिया में लगातार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिस मौसम विभाग ने अररिया जिले में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं शीतलहर के प्रकोप से पूरे जिले के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है। तो तस्वीर में आपने साफ तौर पर देखा कि इस कपकपाती हुई ठंड में इंसान ही नहीं जानवर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और देखिए, गोपालगंज में ठंड प्रचंड है। पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सड़कों पर निकलने वाले राहगीर अलाव का सहारा ले रहे हैं। रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग भी बेहद परेशान हैं। उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। व्यवसाय पर भी ठंड का असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा चलने की वजह से लोगों में कनकनी बढ़ गई है। खासकर बाइक चलाने वाले लोग हो या फिर रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले जो लोग हैं, उनकी परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ चौक चौराहों पर नगर परिषद की ओर से जलाए गए अलाव का लोग ठंड से बचने के लिए सहारा भी ले रहे हैं। ये गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक की तस्वीर है, जहाँ पर इस वक्त लोग जो है मॉर्निंग वॉक में निकले हैं और कई ऐसे कामकाजी लोग हैं जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकले हुए। लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है तो इस ठंड में भी लोग जो है चौक चौराहों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बच सके। वहीं गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने ठंड को देखते हुए 8 जनवरी तक 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया, यानी कि शैक्षणिक गतिविधियां जो है वो बंद रहेगी। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है, इसलिए बच्चे लोगों को बहुत परेशानी है स्कूल जाने में और इस ठंड के कारण घर से कोई निकल नहीं रहा है और सभी काम में बाधाएं पड़ रही हैं। व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा व्यवसाय पर असर है। मार्केट में लोग नहीं आ रहा है ठंड के कारण। ठंड में क्या परेशानी हो रही है? काम धाम मिल पा रहा है? काम धाम नहीं हो रहा है। क्या काम करते हैं? काम यही लेबर वाला काम करते हैं। लेबर वाला काम करते हैं। ठंड ज़्यादा है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो घर का खुराकी कैसे चल रहा है? चल जाता है, कर्ज लेकर परेशानी है ठंड में। जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले खासकर मजदूर हैं, उनकी इस कड़ाके की ठंड में परेशानी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है और कर्ज लेकर परिवार का भरण पोषण करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले समय में तापमान में और भी गिरावट होगी और तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। और देखिए, मुंगेर के बाजारों में मकर संक्रांति की आहट के साथ ही तिलकुट की सौंधी खुशबू फैलने लगी है। चौक चौराहों पर सजी दुकानों में गया से आए कारीगर दिन रात तिलकुट बनाने में जुटे हुए हैं। खस्ता तिलकुट से लेकर खोआ और गुड़ चीनी वाले तिलकुट, हर तरह का स्वाद मकर संक्रांति की मिठास में घुल चुका है। दुकानदारों के अनुसार इस बार तिलकुट की कीमत 280 रुपए से लेकर 500 रुपए
प्रति किलो तक है।